Good morning, students. Today we are going to start with IR spectroscopy, infrared spectroscopy. Region between visible and microwave of an electromagnetic spectrum is called infrared region. वो रीजन जो विजिबल रेंज और माइक्रोवेव रीजन के बीच का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो इंफ्रारेड रीजन कहलाता है. Values of the wavelength of radiations of IR region are higher than the wavelength of radiations in the visible and ultraviolet region. इनकी जो वेवलेंथ है, IR की वेवलेंथ जो है वो हायर साइड में रहती है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन के स्पेक्ट्रम से. यानी विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन की जो रेडिएशंस हैं उनसे अधिक वेवलेंथ पर IR रहती है, परंतु इसमें एनर्जी जो है वो कम होती है. तो दे आर हायर इन वेवलेंथ ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, बट एनर्जी जो है वो उनकी कम है, या दे हैव द लेस वैल्यू ऑफ एनर्जी. द मेन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस वजह से जनरेट होती है, उसका जब हम रीज़न पढ़ते हैं तो जो मेन बेसिस है IR स्पेक्ट्रम के उत्पन्न होने का, वो है किसी भी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल लेवल पर यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो वाइब्रेशनल लेवल पर ट्रांजिशंस की वजह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है, या कोई भी मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम का जो रीजन है उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी शो करेगा, या उस वेवलेंथ पर उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो होगा. डिफरेंट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स. अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स पर जब ट्रांजिशंस होता है. रीजन बिटवीन 0.8 to 200 म्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द IR रीजन. ये जो IR रीजन है ये अलग अलग भागों में विभाजित है, जिसमें कि 0.8 से लेके 200 तक का म्यू का जो रीजन है वो IR रीजन कहलाता है. और इसका क्लासिफिकेशन जब किया जाता है वो एज अ टेबुलर फॉर्म में दिया गया है. 0.8 म्यू से 2.5 म्यू तक का जो रीजन है वो नियर IR कहलाता है, और वेव नंबर जो इसका करस्पॉन्ड करता है वो 12,500 से लेके 4,000 तक है. ऐसे ही जो IR रीजन है दैट इज़ 2.5 म्यू टू 15 म्यू, और जो वेव नंबर है वो 4,000 to 666 में IR रीजन है. और फार IR रीजन जो है 15 म्यू से लेके 200 म्यू तक है, और जो वेव नंबर्स हैं वो 666 से लेके 50 तक हैं. जब हम इनका वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशनशिप देखते हैं तो वेव नंबर जो है वो इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ है. वेव नंबर इज इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ. द वैल्यू ऑफ 2.5 म्यू, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ 2.5 म्यू वेवलेंथ इज 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ऐसे ही वेव नंबर क्या हो जाएगा 1/2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर्स, दैट इज 400 सेंटीमीटर इनवर्स. The position of absorption band in the IR region is represented by the wave number. तो वेव नंबर जो है वो पोजीशन बताता है एब्जॉर्प्शन बैंड का IR रीजन में. फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस क्या हैं. एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड. जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं वो रिजिड नहीं रहते हैं, दे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट. Due to these vibrations, the bond length and bond angles between the atoms get changed. तो इन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, कभी भी मॉलिक्यूल जो है एक रिजिड फॉर्म में नहीं रहते हैं, हमेशा उसमें वाइब्रेशन होती रहती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से बॉन्ड का जो लेंथ है और बॉन्ड का जो एंगल है एटम्स के बीच में वो हमेशा चेंज होता रहता है. देयर आर डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. When radiations of suitable wavelength are absorbed by a molecule, then there is a vibrational transition in a molecule. As a result of this, absorption band is observed in the IR spectrum. Vibrational transition occurs
more frequently than electronic transitions. यानी जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में ट्रांजिशंस देखते हैं और कहते हैं कि मॉलिक्यूल में हमेशा जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनकी बॉन्ड लेंथ में भी परिवर्तन होगा, बॉन्ड एंगल में भी परिवर्तन होगा. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता है तो वो आईआर रीजन में करस्पॉन्ड तब करेगा जब उसके एटम्स जो है उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है उसमें कोई परिवर्तन होगा. तो सूटेबल वेवलेंथ जो है वो अब्जॉर्ब करी जाती है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशंस हैं वो देखी जाती हैं. वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अकर मोर फ्रीक्वेंटली दैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए क्योंकि कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कंपैरिजन में, इसलिए वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशंस हैं वो अधिक होती हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट द नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड्स आर मोर इन द आईआर रीजन. और इसी कारण से ज़्यादा नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड्स जो है आईआर रीजन में देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम. क्योंकि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की आवश्यकता होती है विच आर लेसर इन नंबर व्हेन कंपेयर्ड टू द वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस. अब आते हैं हम इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशंस में. मेनी टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. यदि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ऐसे केस में कई तरह की वाइब्रेशंस जो है वो देखने को मिलती हैं. इसमें मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है. तो अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है और एटम्स हैविंग n एटम्स, ऐसा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो यदि हमें उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल वो निकालनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है दैट इज़ 3n-6. यानी ऐसा पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें n नंबर ऑफ एटम हैं, उसमें जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी वो 3n-6 होंगी, जबकि लीनियर मॉलिक्यूल में ये 3n-5 होंगी. एज द नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस तो वाइब्रेशंस बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो जैसे जैसे नंबर एटम्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं या जो वाइब्रेशंस हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ती चली जाएंगी. जनरली जो वाइब्रेशंस हैं वो 2 टाइप्स की हैं. पहली वाइब्रेशंस आती है स्ट्रेचिंग टाइप की और दूसरी बेंडिंग टाइप की. पहली जो स्ट्रेचिंग टाइप की वाइब्रेशंस है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स गेट चेंज्ड. यानी बॉन्ड के बीच की जो लेंथ है वो चेंज होती है, पर बॉन्ड एंगल या प्लेन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण बॉन्ड एटम्स के बीच में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में उनका लेंथ बढ़ता है. दैट मीन्स बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ना कि उसका बॉन्ड एंगल या प्लेन. इसमें भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, जिसको VS से कहा जाता डिनोट करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन bond length increases and decreases simultaneously. It means that all the bonds present in a molecule stretch and contract simultaneously. यानी मॉलिक्यूल में बॉन्ड का लेंथ घटना और बढ़ना जो है वो साइमल्टेनियसली होता है. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल. अगर हम बॉल के मॉडल से दिखाएं या स्प्रिंग के मॉडल से दिखाते हैं तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जैसा हम देख रहे हैं, इसके एरो मार्क्ड हैं, तो जो एटम्स के बीच का बॉन्ड लेंथ है या तो वो सिमेट्रिकली घटेगा या सिमेट्रिकली बढ़ेगा. यानी एक ही डायरेक्शन में इनका घटना या बढ़ना होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वॉज फर्स्ट सीन इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय एनरिको एंड फर्मी. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ट्राईएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल. ट्राईएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें 4 फंडामेंटल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. इन दिस सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज इनएक्टिव इन IR रीजन because the value of dipole moment does not change in symmetric stretching vibration, but it is Raman active and the intense band is observed at 1337 centimeter inverse. अब क्या है कि ये जो IR स्पेक्ट्रम
में या इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ज़ीरो है। डाइपोल मोमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस वजह से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। बॉन्ड लेंथ या तो घटेगा या कम होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसलिए ये आईआर रीजन में इनएक्टिव होता है। पर ये रमन एक्टिव है और इसका जो बैंड है वो 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पर देखा जाता है। फिर आता है इसमें एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन VAS। If the stretching and bending vibrations of the atoms present in the molecule does not occur simultaneously, यानी ये asymmetric stretching vibration जो है वो प्रोड्यूस किस वजह से होती है? एक मॉलिक्यूल की बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो या तो घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, यानी दोनों एटम्स साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ाते या घटाते नहीं हैं, एक की बढ़ेगी और एक की घटेगी। साइमल्टेनियसली घटना और बढ़ना साथ साथ होता है, इसलिए इसको हम एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस भी कहते हैं। जैसा कि इस बॉल डायग्राम से दिखाया गया है, एक एरो अंदर की तरफ जा रहा है, एक एरो बाहर की तरफ जा रहा है, जो कि सिमेट्रिक से विपरीत है। इसका मतलब है कि एक की बॉन्ड लेंथ घट रही है और एक की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है वो एसिमेट्रिक बॉन्ड स्ट्रेचिंग कहलाती है। The asymmetric stretching vibration of carbon dioxide can be represented as follows, which is IR active due to the change in the value of dipole moment। और इस asymmetric stretching के कारण डाइपोल मोमेंट में कुछ हद तक परिवर्तन होने के कारण ये IR एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाता है। फिर आता है बेंडिंग वाइब्रेशन। These are also called as deformation vibrations। In this type of vibration, all bond length remains same, but the bond angle between the bond axis of the atom gets changed, or the movement of the whole group occur as a result. The relative position between atoms in the group remains same, but the position of the group relative to the remaining molecule change। कहने का अभिप्राय ये है कि इन बेंडिंग वाइब्रेशंस में एटम्स की पोजीशन चेंज होती है, ना कि उनका बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होगा। तो इस तरह की जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं उसमें बॉन्ड एंगल का परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो है पॉसिबल होती हैं। अब ये बेंडिंग वाइब्रेशंस भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक है सिजरिंग वाइब्रेशन और एक है रॉकिंग वाइब्रेशन। अब यहाँ भी हम जब स्टडी करते हैं तो दो टाइप की वाइब्रेशंस हम देखते हैं, सिजरिंग वाइब्रेशंस एंड रॉकिंग वाइब्रेशंस। सिजरिंग वाइब्रेशंस में, इस टाइप की वाइब्रेशन में एटम मूव लाइक ए सिजर, यानी जिस तरह से कैंची चलती है, दोनों जो कैंची के ब्लेड्स हैं या तो वो पास आएंगे या वो दूर आएंगे, यानी बॉन्ड एंगल में परिवर्तन हुआ, लेकिन इस तरह से हुआ कि जिस प्रकार से बॉन्ड एंगल का जो परिवर्तन है उसी प्रकार से होगा जिस तरह की कैंची चलने पर एक दो ब्लेड्स साइमल्टेनियसली या तो बॉन्ड एंगल को घटाएंगे या बॉन्ड एंगल को बढ़ाएंगे, और प्लेन में ही होगा, मतलब प्लेन चेंज नहीं होगा। इन दिस वाइब्रेशन टू एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड मूव अवे साइमल्टेनियसली। तो इस तरह क्या हो रहा है, या तो वो दोनों एटम्स पास पास आ रहे हैं या साइमल्टेनियसली दूर दूर जा रहे हैं, इन प्लेन वाइब्रेशन है। ऐसे ही फिर रॉकिंग वाइब्रेशन है, ये भी इन प्लेन है। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द वाइब्रेशन ऑफ द ग्रुप अकर्स, या तो दोनों लेफ्ट को मुड़ रहे हैं या राइट को मुड़ रहे हैं, ये भी इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस है। यानी इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस दो प्रकार की हैं, सिजरिंग एंड रॉकिंग। सिजरिंग में दोनों एटम्स या तो साथ आएंगे या दूर जाएंगे, जबकि रॉकिंग वाइब्रेशन में क्या है, दोनों एटम्स या तो पास आएंगे या दूर जाएंगे, और इसमें प्लेन जो है वो नहीं चेंज होता है। फिर आते हैं इसमें हम आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। तो वैगिंग और ट्विस्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग ग्रुप मूव्स आइदर अबव
और बिलो द प्लेन। तो इसमें जो मूवमेंट है वो अबव और बिलो द प्लेन हुआ, तो यानी बॉन्ड एंगल चेंज हुआ पर उसमें प्लेन भी चेंज हुआ। पहली आती है इसमें ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। This is an asymmetric type of wagging vibration. In this type of vibration, two parts of the molecule move in the opposite direction. The atom moves in the upward direction, then the other one moves downwards. यानी यहाँ पर जैसे हमने साइन में दिया हुआ है वेगिंग वाइब्रेशंस में और ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस में, यहाँ पर हमने प्लस और माइनस से शो करा हुआ है। तो जो वेगिंग वाइब्रेशंस में है तो बॉन्ड एंगल्स रिमेन सेम इन दी वाइब्रेशनल प्रोसेस, जबकि ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में दिस इज एसिमेट्रिक टाइप ऑफ वेगिंग वाइब्रेशन, जिसमें दो पार्ट के मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमने प्लस और माइनस से शो करा हुआ है। तो आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन में वैगिंग टाइप की और ट्विस्टिंग टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। टाइप्स ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में किस तरह की वाइब्रेशंस होंगी वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करेगा। जस्ट लाइक स्प्रिंग फॉर विच लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बेंड द स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग। अगर मॉलिक्यूल के बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस तरह से है, उनके बॉन्ड एंगल्स कैसे हैं, उनमें किस तरह के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, एटम्स जुड़े हुए हैं, उन सब बातों पर किस तरह की वाइब्रेशंस होंगी वो क्लियरली निर्भर करता है। फॉर दिस रीजन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन इन कंपैरिजन टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। Therefore, molecule absorbs in the region of lower wave number or lower wavelength, or less energy of IR radiations for bending vibrations, whereas the absorption of stretching vibration depends upon the. So we know that energy is higher for double bond than single bond. Energy of triple bond is more than double bond. So that stretching vibration of triple bond absorption should occur at higher energy or shorter wavelength और हायर वेव नंबर एन। तो यानी अगर हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी कंपेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड में जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो कम मात्रा में लगेगी व्हेन कंपेयर टू डबल बॉन्ड, व्हेन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। फिर इसके बाद आता है IR स्पेक्ट्रम एंड डाइपोल मोमेंट। Only those molecules absorb the fundamental vibrational radiations whose dipole moment alter after the absorption of radiation. IR स्पेक्ट्रम में कौन से जो रेडिएशंस हैं वो उसमें IR शो करेंगे। Only those molecule absorb the fundamental vibrational radiation जो कि डाइपोल मोमेंट को ऑल्टर करते हैं, यानी ऐसी वाइब्रेशनल रेडिएशंस, यानी ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी जो चेंजेस लाएंगी जिससे कि डाइपोल मोमेंट में भी कोई परिवर्तन होगा, तभी वो IR एक्टिव होगा। द चेंज इन द डाइपोल मोमेंट शुड बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यानी यदि लाइट के अब्जॉर्प्शन से वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशनल लेवल पर चेंज आते हैं, जिससे कि डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में ही परिवर्तित हो, ऐसे केस में ही कोई मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और ये जो डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये भी उसी कंडीशन में हो सकता है जबकि मॉलिक्यूल में ऑलरेडी कोई डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट हो। द डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट कैन बी डन बाय द पोजीशन ऑफ द ग्रेविटेशनल सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डू नॉट शो एनी IR स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें कोई डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। In linear molecule of carbon dioxide, symmetrical IR stretching vibrations are inactive because there is no dipole moment in the molecule. The change occurs in the dipole moment of molecule during asymmetric stretching vibration. तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी यदि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है तो वो IR एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। अगर वो थोड़ी बहुत भी जो डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन आता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से, ऐसी कंडीशंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है IR
एक्टिव होता है. द डाइपोल मोमेंट ऑल्सो ऑसिलेट्स कंटिन्यूअसली when the electrical field and magnetic field of an electromagnetic radiation vibrates perpendicular to each other in such a manner that the frequency of vibration becomes equal to the frequency of the oscillation of the dipole moment, then the molecule absorbs radiation. किन कंडीशंस में कोई मॉलिक्यूल जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है. व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड and magnetic field of an electromagnetic radiation vibrates perpendicular to each other, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी in such a manner that the frequency of vibration becomes equal to the frequency of oscillation. तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाएंगी, एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर लेंगी ऑफ द डाइपोल मोमेंट, तब वो मॉलिक्यूल जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है. द इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस इन विच IR एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसफर्स इन द मॉलिक्यूल, और ये डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड में. मोर पोलर बॉन्ड्स म्यूचुअली रिएक्ट विद electromagnetic radiations more effectively, and due to this reason intensity of the absorption band in the IR spectrum. तो यानी पोलैरिटी होना किसी भी मॉलिक्यूल में आवश्यक है. The molecule should be polar in nature, then only it will be active towards the IR spectrum. This is the reason why the intensity of carbon double bond oxygen stretching vibration in a molecule is higher than the intensity of the carbon single bond single stretching vibrations. फिर आता है इसमें हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं. To find out the frequency of stretching vibration of a bond, Hooke's law is used. अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की किसी बॉन्ड की निकालनी है, तो उस केस में हम हुक्स लॉ जो है उसको स्टडी करते हैं, जो कि न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी ब्रैकेट में के अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रेज टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू. यहाँ म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, यानी m1 और m2 आर द मासेस ऑफ बॉन्डिंग एटम्स ऑफ द बॉन्ड, यानी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जो है वो रिड्यूस्ड मास है, जिसको कि m1 और m2 मासेस हैं बॉन्डिंग एटम्स के. K जो है फोर्स कांस्टेंट है विच रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक बॉन्ड. It is almost 5 × 10⁵ grams per second square for single bond and becomes double and triple for double and triple bonds. यानी K जो है फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये सिंगल बॉन्ड के लिए दी गई है 5 × 10⁵, जो कि डबल और ट्रिपल हो जाती है डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए. C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हैविंग द वैल्यू ऑफ 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, किस किस पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है? बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर, कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और रिड्यूस्ड मास पर. इट हैज़ बीन प्रूव्ड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला दैट इफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एंड द रिड्यूस्ड मास डिक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. तो फॉर्मूला से ही पता चलता है कि यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और रिड्यूस्ड मास जो है वो डिक्रीज होगा, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो टू फाइंड आउट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, हम इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करके पता लगा सकते हैं. फिर आता है इसमें सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन IR region by a substance is possible only when its oscillating dipole moment of the particle interacts with the oscillating electric vector of the IR radiation. जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? The absorption of radiations in the IR region by a substance is possible. कब कोई मॉलिक्यूल जो है IR रीजन या में अब्जॉर्प्शन शो करेगा? जबकि
ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विद द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर। हमने इनिशियली भी कहा था कि जब सिंक्रोनाइजेशन होगा तो डाइपोल मोमेंट के पार्टिकल्स, जो एटम्स जो डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं और वो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें, उसका और इलेक्ट्रिक वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है और एक मैग्नेटिक वेक्टर है। जब डाइपोल मोमेंट, ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट जिन पार्टिकल्स का हम स्टडी कर रहे हैं उसका सिंक्रोनाइजेशन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ होगा, तभी जो रेडिएशंस हैं वो IR रीजन में अब्जॉर्ब होंगी। दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज पॉसिबल ओनली when in a molecule dipole moment of one end of vibrating molecule is totally different from the dipole moment of the other end। तो यानी डाइपोल मोमेंट में यदि डिफरेंस है, पोलैरिटी है, तब ऑसिलेशन ड्यू टू दी पार्टिकल्स डाइपोल मोमेंट और ऑसिलेशन ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो सिंक्रोनाइज होंगे और तभी जो है IR रीजन में अब्जॉर्प्शन शो होगा। सेकेंडली, absorption of radiations of IR region in a substance depends upon the nature of vibration also. If the vibration is centrosymmetric, then no absorption will occur by the substance in IR region. Just reverse, if the vibration is centroasymmetric, यानी मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, उसी के बेसिस पे IR रीजन में भी अब्जॉर्प्शन होगा। This is the main reason due to which almost all functional group absorb radiation in the IR region because their vibrations जो हैं asymmetric होते हैं। फिर है symmetric property of molecules are different for solid and isolated systems। जो ये symmetry की properties हैं वो solid और isolated systems के लिए भी अलग अलग होती हैं। In IR spectroscopy, ट्रांजिशन अकर मेनली बिटवीन वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है। इफ ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी वाइब्रेशनल लेवल में भी यदि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, तो वहाँ पर हमें फंडामेंटल बैंड की प्राप्ति होगी जो कि इंटेंस नेचर का होता है। इफ़ द ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड या थर्ड या हायर एनर्जी लेवल, तो उन बॉन्ड्स को हम ओवरटोन्स कहते हैं जो कि लेस इंटेंस होते हैं। इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल more than one fundamental bands are present and their number is equal to the degrees of freedom of the molecule. In one molecule the total number of degrees of freedom, जब हमें degrees of freedom निकालते हैं तो 3n degrees of freedom जो है वो किसके बराबर होती है? ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। हियर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल है। ओनली ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम। Vibrational and rotational degree of freedoms do not present. Only transitional degree of freedom is present in a isolated system, जिसमें कि vibrational and rotational degree of freedom are not present. One molecule always possess 3 degree of freedom. किसी molecule में 3 degree of freedoms present होते हैं। ये भी linear molecule के लिए जब हम total degrees of freedom निकालते हैं वो 3n है, तो ये किस तरह से शो की है? 3n-5 बिकॉज ओनली 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशन आर प्रेजेंट। और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जब इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो 3n-6। इस तरह से हम ये स्टडी करते हैं कि इन दिस स्टडी वी कंसिडर ओनली डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशन। देयरफॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कुल मिला के जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसीलिए कहलाती है क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पर ट्रांजिशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल जो है IR रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे ट्रांजिशंस होने की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल IR रीजन में स्पेक्ट्रम शो करेगा या बैंड्स शो करेगा। इसीलिए जो
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। थैंक यू।